Hello, my Mashtis. Welcome back to the official channel of Pahal Institute. Yes, teacher. So today we are going to start our chapter 3, which is the pair of linear equations in two variables in our exam cracker series. आज की सीरीज में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 3, जिसमें हम बहुत सारी नई नई चीजें, नई तो नहीं हमने पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, एक बार सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, फिर उनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस वो होंगे जो मोस्टली रिपीटेड है पिछले साल में, और ऐसे क्वेश्चंस है कई जो आ सकते हैं। इन शॉर्ट, ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके पास एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत सारे 2 मार्कर क्वेश्चंस बन सकते हैं, कभी कभी 5 मार्कर भी क्वेश्चन आ जाता है, एंड कभी कभी इसके ऊपर हमारी केस स्टडी भी आ जाती है। हम इस सीरीज में अपने इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी करेंगे, इस चैप्टर के 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ में असर्शन, रीजनिंग एंड केस स्टडी। इन शॉर्ट, इस चैप्टर से जितना भी कुछ निकल सकता है वो सब कुछ आज मैं आपको करा दूंगी। बाकी अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इससे पहले गर्मियों में मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई है, उसमें से एक वीडियो में हमारा इस चैप्टर को भी मैंने कवर किया हुआ है, तो वो क्वेश्चंस आपके लिए होंगे होमवर्क। उन सभी क्वेश्चंस को आप एज अ होमवर्क में यूज करना, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो आप मेरे साथ साथ में करना। बाकी ये चैप्टर कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बड़ा चैप्टर नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है, छोटा सा है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि अच्छी बात है। इस चैप्टर में मेनली कंफ्यूजन कहाँ रहती है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम वाली हमारी जो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं उनमें, कभी कभी एलिमिनेशन मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो टेंशन मत लो। आज हम अपनी सीरीज में सब कुछ आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे और सब चीज को समझेंगे। आई होप कि आपने जो पिछले वाले हमारे जो चैप्टर थे, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। अगर तो कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर अभी तक नहीं किया तो टेंशन मत लो, अभी टाइम है, अच्छे से उन्हें भी रिवाइज कर लेना। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना थर्ड चैप्टर, व्हिच इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलते हैं, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो भाई, कॉन्सेप्ट्स में इसके कुछ ऐसा इतना खास है नहीं, ठीक है। जो हमने सेकंड चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, कुछ कुछ उसके रिलेटेड ही है, कुछ कुछ नए हैं। जैसे कि अब यहाँ पे साफ साफ चैप्टर में बताया हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं भाई लीनियर इक्वेशंस आखिर होते कौन सी हैं। ठीक है भाई, लीनियर इक्वेशंस वैसे तो अब सबको याद हो ही गया होगा अच्छी तरीके से पूरी। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस वो होती है जहां पे हमारी x ले लो, y ले लो, कोई भी ले लो, इनकी पावर क्या हो 1, हाईएस्ट डिग्री क्या हो 1। अब जैसे यहाँ पे मैं ले लूं, कुछ भी ले लो, 2x प्लस 3y प्लस c, ठीक है। अगर मैं इन्हें ले लूं और कुछ ले लो, 2b या फिर 2a प्लस 9b प्लस c, ये भी क्या हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। ये सभी मेरी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री मेरे पास है 1। अब यहाँ पे हमारा जो लीनियर इक्वेशंस है उनका कॉमन फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस by प्लस c, ठीक है। ax प्लस by प्लस c, ये क्या इसका है लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है। ठीक है भाई, ये है अपनी लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट। अब यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब 2 लीनियर इक्वेशन होंगी, तो ये इसके साथ एक और पेयर लगा देते हैं इसका। अगर इसके साथ एक और पेयर लगाए तो वो भी यही होगा सेम, ax प्लस by प्लस c। सेम जैसे हमारा वो वाला पेयर है वैसे ही ये वाला पेयर होगा, है ना भाई, सेम होगा बिल्कुल। एक मिनट, क्या मैंने मैं तभी सोचू, मैंने ये थोड़ा सा इसका कलर डल लगा काफी, ये वापस लिख देती हूँ, वही मैं सोच रही थी कि इस वाले का कलर इतना डल क्यों है, बिकॉज मुझसे व्हाइट का शेड गलत चूज हो गया। ठीक है, वापस से लिख देते, कोई बात नहीं, ax प्लस by प्लस c, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है भाई, आ गया। ये क्या है अपना लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे। अब देखो हमारे पास 2 पेयर्स हैं लीनियर इक्वेशन की। अब हम ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चला पहले कौन सी दूसरी कौन सी है, तो हम इनको कैसे नेम दे देंगे, ऐसे a1 b1 एंड c1, फिर ये हो जाएगा a2 b2 c2, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब हम इन्हें ऐसे नाम क्यों दे रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा जब हम इनके रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, तो इन्हें हम ऐसे दे देंगे भाई नाम, ठीक है।
इनको हम ऐसे नाम दे देंगे कि भाई ये होगी पहली इक्वेशन, ये होगी दूसरी। अब ये वाली जो है हम इनको रेशियोज में ले सकते हैं, जैसे a1/a2 होगी, ठीक है, a1/a2 a1/a2 होगी, b1/b2 होगी, एंड जो अपनी c1 है वो c2 के ही अपने अपॉन होगी। ऐसा नहीं है कि a1 अपनी b2 के नीचे आ रही है, a1 अपनी b या फिर c1 के नीचे आ रही है, ऐसा नहीं है, अपनी अपनी ही वैल्यूज के साथ ही नीचे जाएंगी। तो जैसे मैंने कहा था पेयर पढ़ना, तो ये हो गए इनके पेयर। अब देखो हमने आखिर कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये इन सबको तो पढ़ लिया, लेकिन इन सबका यूज कहाँ हो रहा है? इन सबका यूज हो रहा है हमारी रेशियोज में। ये रहा वो चार्ट जो आपके लिए दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट है। इस चार्ट को रट लो, याद कर लो, समझ लो, जो कर सकते हो कर लो, लेकिन ये चार्ट रिवाइज कर लो, याद कर लो। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे वहां पे भी आपको अच्छे तरीके से ये चार्ट दिया हुआ है। बाकी अगर एनसीईआरटी नहीं खोलनी तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन ये चार्ट अपना याद कर लो। ये है अपना हार्ट मार्कर चार्ट, ठीक है। क्या है ये? अपने हार्ट मार्कर चार्ट है। आखिर इस चार्ट में कहा क्या है? देखो कंपैरिजंस हो रहे हैं इस चार्ट में। क्या हो रही है? कंपैरिजंस। अब यहाँ पे हमें चाहिए पेज, सो वेट, पहले तो पेज ले आते हैं अपने पास, इसे ले लेते हैं, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजंस हो रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन, रेशियो कंपैरिजन हो रही है। अगर हम ले a1 इक्वल्स टू a1/a2 इफ नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर हम ले a1/a2 जो है वो अपनी b1/b2 की इक्वल है ही नहीं, तो ये कौन सी ऐसी लाइंस, जब ये लाइंस बनेंगी तो वो ग्राफ पे हम जब इन्हें प्लॉट करेंगे तो वो लाइंस आखिर कैसी होंगी? ये होंगी अपनी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है भाई। इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ कैसे होता है? इनका ग्राफ होता है ऐसे, ऐसा होगा, और ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक्स पे। और यहाँ पे अगर हम देखिए इनका कॉमन पॉइंट क्या है? इनका कॉमन पॉइंट सिर्फ एक आ रहा है, तो इसके यहाँ से हमें ये पता लग गया इनका कॉमन पॉइंट एक है, तो इसके होंगे यूनिक या फिर वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या फिर वन सोल्यूशन, ठीक है। हम इसे यूनिक सोल्यूशन भी कह देते हैं चाहे वन सोल्यूशन। अब याद हो गया? देखो वापस करो, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो तो लाइंस हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब वो ऐसे क्रॉस बना रही है, क्रॉस बना रही है तो वो कॉमन पॉइंट सिर्फ एक जगह आ रहा है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट आ रहा है। अगर कॉमन पॉइंट एक है तो मतलब इसका आंसर भी कितने होंगे? सिर्फ एक होंगे, यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन। याद हो गया हमारा। दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में है कि भाई अगर अपना a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 सारे ही इक्वल है, ठीक है। अगर मेरा a1/a2, यहाँ थोड़ा पीछे ले लेते हैं ऐसे, अगर मेरा a1/a2 b1/b2 एंड मेरा c1/c2 सभी इक्वल है, तो ये क्या होंगी? लाइन करेंगी कोइंसाइड, कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड लाइंस होंगी, ठीक है भाई। कोइंसाइड लाइंस होंगी। कोइंसाइड लाइंस का मतलब है एक के ऊपर एक। इसका ग्राफ हो गया ऐसे, अगर एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन उसी के ऊपर होगी ऐसे, ठीक है। अगर एक लाइन ऐसे है, ठीक है, एक लाइन को डार्क बना देते हो, अगर ये वाली लाइन ऐसे है, ये पहली लाइन है, तो भाई दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही होगी ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर ही ये दूसरी लाइन है। अब देखो अगर ये दोनों बिल्कुल सेम है, कोइंसाइड का देखो, जैसे ले लो कोइंसाइड का, अगर मैं करूं मेरे हैंड्स, ठीक है, कोइंसाइड, अगर मैं इस हाथ को इसके ऊपर रखूं तो ये पूरा पूरा इसके ऊपर आ रहा है, पूरा बिल्कुल पूरा पूरा आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है पूरा इसे, हर पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, ऐसे ही नहीं यहाँ से ऐसे ऐसे, हर पॉइंट पे से कोइंसाइड कर रहा है। अपनी नोटबुक देख लो, बुक देख लो, उसके पेज, उसके हर पेज एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ से हमें ये पता लग गया कि जो इसके पॉइंट्स है वो ही दूसरे के पॉइंट्स है, जो पॉइंट यहाँ होगा वो दोनों का है, जो पॉइंट यहाँ होगा वो दोनों का है, जो पॉइंट यहाँ होगा दोनों का है। तो अगर यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स हैं तो हम यहाँ पे कह देंगे कि यहाँ पे हो जाएंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली, भाई मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन, भाई यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके, ठीक है भाई। अब अगर हमारे पास आ गया कि भैया मेरा a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल है ही नहीं, ठीक है।
अगर मेरे पास आ गया थर्ड मेरा आ गया कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों का ऐसे मैशअप कर दिया, ठीक है, दोनों को इकट्ठा ले लिया। तो ये कौन सी लाइंस होंगी, ये होंगी भाई अपनी पैरेलल लाइंस, ये होंगी अपनी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा होगा ये, और ग्राफ होगा ऐसे, दो लाइंस जा रही होंगी, ठीक है, ऐसे दो लाइंस होंगी। अब भाई ये जैसे हमने देख लिया इंटरसेक्ट पे ये सिर्फ एक जगह मिल रही है तो एक सोल्यूशन, कोइंसाइड पे हर जगह मिल रही है सारे सोल्यूशन इनफाइनाइटली, यहाँ तो मिल ही नहीं रही है। सॉल्यूशंस कब होंगे, जब दो लाइंस आपस में कट करेंगी, लेकिन यहाँ तो कर ही नहीं रही है, कर नहीं रही है, तो इसका आ जाएगा नो सॉल्यूशंस, इसके आ जाएंगे नो सॉल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अपनी जो ये पैरेलल लाइंस है इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे, ठीक है भाई, पैरेलल लाइन के कोई सोल्यूशन नहीं होंगे, पैरेलल लाइन होगी अपनी नो सोल्यूशन। ये लाइंस बहुत दूर तक जा सकती हैं इकट्ठी, इनफाइनाइटली ये लाइंस बहुत दूर तक जा सकती है, लेकिन कभी भी मिलेंगे नहीं, ये दोनों लाइंस कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, लेकिन बहुत दूर तक जा सकती है। ये बात हो गई गहरी बात काफी, ठीक है भाई। अब देखो, अब ये हमारा हमने सारा चार्ट कर लिया, अपना रिवाइज कर लो, लर्न कर लो, सब हमने ये चार्ट कर लिया है। अब देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस से चार्ट को, ठीक है, सेकंड टाइम रिवाइज कर लेते हैं। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग मतलब कहाँ पे मिल रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे, कहाँ पे मिल रही है, सभी अगर एक दूसरे के इक्वल है तो वो कोइंसाइड लाइंस है। कोइंसाइड लाइंस मतलब एक के ऊपर एक, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। पैरेलल लाइंस कब होंगे, जब a1/a2 तो a1 इक्वल होंगे b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के नहीं होंगे। पैरेलल लाइन का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना नो सॉल्यूशन, इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होते। अब यहाँ पे एक और बात है, ठीक है, जो याद होनी चाहिए कि भाई जो अपनी इंटरसेक्टिंग वाली लाइंस होती हैं, अच्छा भाई, हाँ ठीक है, जो अपनी इंटरसेक्टिंग वाली लाइंस होती हैं ये होती है कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। उधर अगले वाले में लिख देती हूँ, हाँ यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ये वाली जो अपनी लाइंस होती हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग वाली लाइंस, यहाँ पे लिख लो एक और पॉइंट, इन ये कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है इनका, ठीक है भाई। अपनी जो कोइंसाइड होती है ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम होता है इनका, कंसिस्टेंट। लेकिन जो अपनी पैरेलल लाइंस होती हैं ये इनकंसिस्टेंट होती हैं, इनकंसिस्टेंट। कुछ भी हो सकता है, आपको ऐसे ग्राफ दे देंगे, कह देंगे इनमें से इनकंसिस्टेंट सिस्टम छांटो, ठीक है, इनकंसिस्टेंट वाला सिस्टम छांटो। हमें पता है जो पैरेलल होगा वो इनकंसिस्टेंट है, तो यहाँ से हमें निकल जाएगा। तो ये देखो वही सारा ग्राफ मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो चाहो तो इससे चाहे अपनी कॉपी में लिख लो, चाहो इसका जो अपने को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। ये हो गया हमारा ये सारा चार्ट, ये हो गया यहाँ पे हमारा ये सारा चार्ट रिवाइज, और हमारे ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स हो गए रिवाइज। मैंने कहा था सिर्फ मेन चीजों पे ध्यान देंगे, बाकी जो चीजें हैं वो आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो में समझ सकते हो अच्छे तरीके से। हमने यहाँ पे मेन चीजें अच्छी तरीके से समझ ली है, ठीक है भाई। तो यहीं पे हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं पूरे, चल रहे हैं क्वेश्चंस पे लगाते हैं प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस, चलते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है The graph of linear equation in two variable is, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में कि ग्राफ जो है लीनियर इक्वेशन का वो कैसे होता है। ये भी कोई पूछने की बात है, अभी अभी तो बताया। देखो अगर इंटरसेक्टिंग था तो ऐसे था, पैरेलल था तो ऐसे था, ठीक है, और कौन सा था, कोइंसाइड था तो एक के ऊपर एक था। लेकिन तीनों में कैसा बन रहा है, लाइंस बन रही हैं। कैसे बन रही हैं, स्ट्रेट लाइंस बन रही है, चाहे वो एक दूसरे को काटे या ना काटे, है तो स्ट्रेट लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। और देख लो कर्व तो है नहीं इसका, ठीक है, इसका ऐसे कर्व तो बन नहीं रहा, ठीक है। पैराबोला किसका होता है, पैराबोला याद रखना, पैराबोला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पैराबोला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लीनियर का होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन, पैराबोला होगा हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यही था अपना प्यारा सा पहला क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ x इक्वल्स टू 1, अगर x 1 है एंड y इक्वल्स टू 2, x 1 है और y 2 है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, देन इनमें से कौन सी हमारी इस इक्वेशन की बात को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है,
मतलब रीसेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन इजी है। देखने में बच्चों को कंफ्यूजिंग लगा है लेकिन है इजी जब सॉल्व करो तो। सबसे पहले क्या कहा हुआ है कि भाई x और y जो है, x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यू पुट कर दो। पहली इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो। x क्या है 1, सो ये हो जाएगा 2 ही। 3y 3 2 जा 6 प्लस a इक्वल्स टू 0। 6 माइनस 2 हो जाएगा -4 प्लस a इक्वल्स टू 0। 4 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, यहाँ से a की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। ठीक है भाई, a की वैल्यू आ गई। अब दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0। वैल्यूज डाल दो, ये हो जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ पे क्या है अपने पास, 2 हो गया, ये हो गया 3 2 6 माइनस b इक्वल्स टू 0। 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 माइनस b इक्वल्स टू 0। b को इस बार उधर ले जाओ, तो 8 इक्वल्स टू b। b की वैल्यू आ गई 8 एंड a की वैल्यू आ गई 4। अब देखो, अब सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पे हम इस आंसर को कैसे करें। ये यहाँ पे भी अपना स्मॉल b है बट टेंशन मतलब टाइपिंग में थोड़ी हो गई। ठीक है, अब सोचो कि आखिर इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, इन सभी वैल्यूज को इन ऑप्शंस में डाल के देखो, इन सभी वैल्यू को इन ऑप्शंस में डाल के देखो। जहां पर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, जिस भी इक्वेशन में लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, वो हो जाएगा आपका आंसर। जैसे हमने देखा था ना वहां पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वैसे ही यहाँ पे है ये सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। बीच बीच में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे मैं साथ साथ में बताती रहूंगी। सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई ऐसी वैल्यू अपनी x की, a b की, किसी भी चीज की कोई ऐसी वैल्यू जिससे अपना लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू देख लो, पहले में डाल के देखो, अगर मैं a को 4 और b को 8, तो ये हो जाएगा 8 1 8 2 16। 4 इज नॉट इक्वल टू 16, सो पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा देखो अगर मैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। 4 2 8 एंड इक्वल्स टू 8। 8 इक्वल्स टू 8, यहाँ पे हमें अपना सोल्यूशन मिल चुका है। हमारा सोल्यूशन है ऑप्शन नंबर बी। अगर फिर भी आपको चाहो तो अपने अगले ऑप्शंस में आंसर को डाल के देख लो ए और बी की वैल्यू, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। हमें दूसरे में ये आंसर मिल गया तो यही हो गया हमारा सही आंसर। तो चलिए भाई, यहीं पे अपना सेकंड क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर। ठीक है भाई, सॉल्व करना है हमें इक्वेशन को एंड वेरीफाई करना है आंसर को, और यहाँ पे साथ में ये भी ले लो, प्लॉट भी करना है इसे ग्राफ पे। ठीक है, प्लॉट इट ऑन ग्राफ, इसे ग्राफ पे प्लॉट भी करना है हमें। अब देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब रिसेंट आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब मैंने जैसे कहा था इस अपने चैप्टर में और भी कॉन्सेप्ट्स है, जैसे एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो इनमें चॉइसेस है, आपके पास चॉइस है आपको कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड यूज नहीं करना है। दोनों मेथड दिखा देती हूँ मैं कैसे होता है। इक्वेशन यही ले लेते हैं, चल ये नहीं लेते, कोई इजी इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मान लो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 की हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं 2x माइनस 2y। ठीक है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है भाई, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं। ये आ गई दोनों इक्वेशंस। अब देखो, अगर तुम इनको करो एलिमिनेशन मेथड से, जो सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा इजी है एंड कम टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज इन बोथ आपके लिए टाइम सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, आपको अपनी एक्यूरेसी भी रखनी है, ठीक है, साथ साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट का भी देखना है। तो ऐसे ही अगर हम देखें, अगर हम इसे एलिमिनेशन से करें, एलिमिनेशन मतलब क्या है, एलिमिनेट करना, वैल्यूज को एलिमिनेट करना, जो सेम वैल्यू है उन्हें एलिमिनेट कर दो। अगर मैं इसको इसके नीचे रख रही हूँ तो मुझे पहले एक सेम वैल्यू चाहिए जो एलिमिनेट हो सके, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा 2x सेम है, 2x की वैल्यू मेरे पास सेम है, ये एलिमिनेट हो सकती है भाई। 2x की वैल्यू मेरी एलिमिनेट हो सकती है, आराम से हो सकती है। लेकिन मुझे साइंस तो इक्वल नहीं चाहिए ना, साइंस तो अनइक्वल होने चाहिए। अब जैसे मैं ले लूं 5x प्लस 5x,
तो ये तो भाई 10x बन जाएंगे ना, लेकिन मुझसे 0 बनाना था, तो 0 बनाने के लिए मुझे प्लस का 5x और माइनस का 5x चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मुझे 0 बनाना है तो एक मेरे पास होने चाहिए प्लस का 2x, एक माइनस का। अब ये माइनस का बना दो, इसे हम लिखेंगे माइनस। तो यहाँ पे बाकियों का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो ये कट गया आपस से, 3 4 5, ये आ गया 5y। ठीक है भाई, अभी 5 माइनस 4 करो। ठीक है, 5 माइनस 4 करो अपना, 5 माइनस 4 हो जाएगा आपका 1। सो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1/5। y की वैल्यू आ गई 1/5। अगर 1/5 नहीं लेना तो ऐसे करो, यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी चेंज कर लो। ठीक है, वैल्यूज चेंज कर लो, यहाँ पे 8 ले लो, ऐसे करो, यहाँ पे 4 ले लो। ठीक है, यहाँ पे 8 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे तो नहीं नहीं 8 4 भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। तो ऐसे करो, यहाँ पे 15 ले लेते हैं और यहाँ पे 5 ले लेते हैं, फिर ठीक है। हाँ, यहाँ पे 15 ले लो, यहाँ पे 5 ले लो। ठीक है, 15 माइनस 5 हो जाएगा 10, यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, ये तो 5 ही था, तो यहाँ से y की वैल्यू अपनी आ जाएगी 2। y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस y की वैल्यू को आप एक इक्वेशन में डालो, कोई भी एक। जैसे मान लो मैं पहली इक्वेशन ही ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू डाल दी 2 इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 15, 2x आ जाएगा मेरा 15 माइनस 6, इस 2 को नीचे ले आओ तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। सो इन शॉर्ट के एलिमिनेशन मेथड से आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा और आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को एलिमिनेशन मेथड मुश्किल लगता है या कभी कभी आ नहीं रहा होता बिकॉज ऑफ दिस साइंस, तो टेंशन मत लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले इस वाली को सारे को इरेज कर देते हैं। अगर हम यूज करें सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे अब लिख लो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करेंगे मतलब वैल्यू का, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, मतलब एक वैल्यू निकाल से दूसरे में डालेंगे। अब मैं लो अगर मानूं तो मैं यहाँ से, चलो मैं पहली इक्वेशन से इस x की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो ये कैसे निकालूंगी, मेरा 2x इक्वल हो जाएगा पहली बात तो 15 माइनस 3y के, और ये x नीचे आ जाएगा, सॉरी x कह रही हूँ 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई, क्या आई, x की वैल्यू आ गई 15 माइनस 3y इक्वल्स टू 2। अब ये वैल्यू आ गई। अब इस x वाली वैल्यू को मैं पुट कर दूंगी इस x में, दूसरे वाले में, मतलब दूसरे में हो जाएगा 2 इंटू में 15 माइनस 3y बाय 2, यहाँ पे माइनस 2y इक्वल्स टू 5। अब मैं जब ये पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व करूंगी, ठीक है, पूरी की पूरी सॉल्व करूंगी, मतलब यहाँ से 2 से 2 कट गया, पहली बात तो खत्म हो गया। अब देखो ये हो जाएगा अपना 5 माइनस 5y हो जाएगा, इस 15 को चाहे उधर ले जाओ। ठीक है, तो मतलब ऐसे जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, और उस y की वैल्यू को मैं वापस यहाँ पुट करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। बाकी अगर आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्वेश्चंस करने हैं तो आप जाके मेरी जो हमारी जर्नी वाली जो हमारी मेन प्लेलिस्ट है उसे जाके चेकआउट कर सकते हो, वहां पे अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, वहां से आपको अच्छे तरीके से एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। बिकॉज हम इस सीरीज में ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे अपना रिवीजन पे एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने में। तो मैंने मेन क्रक्स बता दिया, एलिमिनेशन कैसे होता है, सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। अब आगे आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है जी, अब हमने ये दोनों मेथड समझ लिए, अब क्वेश्चन करते हैं। मेन बात तो हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या था कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन को सॉल्व करो मतलब x और y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है भाई, एक तो हाथ जो है भाई एकदम ठरे पड़े हैं, ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, सो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं यूज करूंगी, मेरा फेवरेट है एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज टाइम भी कम लगता है और जल्दी आंसर आ जाता है। चाहो आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो। मेरे पास वैल्यू कौन सी है, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। दूसरी वैल्यू कौन सी है, 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 15। ठीक है भाई, अब हमारा सबसे पहले कौन सी चीज आती है, सबसे पहली चीज आती है सिमिलर वैल्यूज। मेरे पास कोई सिमिलर वैल्यू नहीं है, सो मैं एक वैल्यू को सिमिलर करती हूँ। मैं देख रही हूँ अगर मैं इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 14 आ जाएगा, और मैं यहाँ पर इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी 14 आ जाएगा, तो 14 14 सिमिलर हो जाएंगे। तो ऐसे करती हूँ इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 को
मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 7 से, इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी अपना 2 से। ठीक है भाई, कर दो। अब ये आ जाएगी मेरे 7 7 से 49x माइनस 7 2 14y 7 5 35। नीचे वाला भाई आ जाएगा मेरे पास 8 2 16x, फिर यहाँ पे प्लस 7 2 14y एंड 15 2 30। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे सिमिलर वैल्यू और पहले से ही वो ऑपोजिट साइंस पे, तो मुझे साइंस ऑपोजिट करने की जरूरत है क्या, इसे काट दो। अब ये क्या आया, यहाँ पे ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा अपना 9 10 11 12 13 14 एंड 15, 5 यहाँ 1 कैरी 4 5 एंड 6 65x आ गया, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 65 65x और 65 इक्वल आ गया, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है भाई, x की वैल्यू 1 आ गई। x को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, y की वैल्यू निकाल लो। मान लो इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2y इक्वल्स टू 5 माइनस 2y इधर ही रहने दो, 7 माइनस 5 मतलब 5 माइनस 7 हो जाएगा। 5 माइनस 7 अपना होता है 2 माइनस 2 या 2y 2 से 2 करता, y की वैल्यू भी आ गई भाई 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हमारे पास अपना y की भी वैल्यू आ गई एंड x की भी वैल्यू आ गई, मतलब हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। दूसरी बात क्या कही है, इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करो का क्या मतलब है, वेरीफाई करो का मतलब है कि जो भी आपके आंसर्स आए हैं x एंड y, उन्हें इक्वेशन में पुट करो, उन्हें इक्वेशन में पुट करो और देखो कि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं करूँ 7 माइनस 2, बिकॉज दोनों की वैल्यू 1 नहीं है, क्या 7 माइनस 2 5 आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे 8 प्लस 7 करके देखो क्या वो 15 आ रहा है, देख लो 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 आ रहा है भाई 15। सो मतलब उन x एंड y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करने से मेरा लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल आ रहा है। सो इट मीन्स मेरा आंसर सही है, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है भाई, हमने वेरीफाई भी कर लिया। एक और चीज मैंने क्या कही थी, प्लॉट करो, ग्राफ पे प्लॉट करो, प्लॉटिंग द ग्राफ। ठीक है, प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ, प्लॉटिंग द ग्राफ प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ। अब प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ की ये जो ओरिजिनल हमारी इक्वेशन है वो तो आप खुद करोगे, लेकिन मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल बता देती हूँ। अगर मैं लूँ एक 2y नहीं x लेते हैं पहले, 2x, ठीक है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 लूँ, और एक इक्वेशन ले लूँ मैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो अगर मैं कहूँ इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करो, तो वो कैसे करोगे, x की कुछ वैल्यू लोगे y में डालोगे, ठीक है, और y की सॉरी ऐसे नहीं सॉरी, मान लो कि मैं यहाँ पे करके बताती हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे y को अगर 0 ले लूँ, मैं पहले में लेट कर रही हूँ y 0, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। सो ये एज अ रिटर्न होगा, x कॉमा y में रिटर्न होता है, तो x मेरा आया 2, y मेरा 0, 2,0 रिटर्न होगा। ठीक है, कुछ और ले लो, अगर मैं x को 0 ले लूं तो आ जाएगा 0 प्लस 4y, तो y अगर मैं x को 0 ले लूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। सो ये हो जाएगा 0,4। ठीक है भाई, इस लाइन पे आते हैं। अगर मैं यहाँ पे x को 0 ले लूं तो ये आ जाएगा, अगर मैं x को 0 ले लूं तो 2y इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, y की वैल्यू 6 आ गई। सो इट विल बी 0,6। y को 0 कर दो तो क्या आ जाएगा, y को 0 कर दो तो आ जाएगा अपना x 4, x आ जाएगा 4 कब, अगर मैं y को 0 कर दूं, सो इट विल बी 4,0। ठीक है, अब मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करो, मतलब एक ग्राफ बनाओ, पहले ऐसे ग्राफ बन जाएगा अपना। वैल्यूज ले लो, यहाँ पे देखो यहाँ पे अब जैसे मुझे दिख रहा है कि 2 के टेबल की है, तो मैं 2 4 6 8, यहाँ पे भी ले लो 2 4 6 एंड 8, ऐसे मेरे पास वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, आराम से। या फिर ऐसे करो, ये ग्राफ आगे ही बनवा देती हूँ, यहाँ पे अच्छा नहीं बना, आगे वाली स्लाइड में ना अच्छा सा बनाते हैं। ठीक है, प्लस, हाँ अगर मैं ऐसे लूँ, ऐसे है ना, ये आ जाएगा 2 4 6, वैसे तो 6 तक की है, बट चलो 8 ले लेते हैं। यहाँ पे भी 2 4 6 एंड 8। ठीक है भाई, ठीक है, ये है अपना y एक्सिस, ये है अपना x एक्सिस। पहली वाली लाइन देखिए अपनी, पहली वाली लाइन अगर हम अपनी देखें तो वहां पे
अपने कौन से आ रहे थे, 2,0 एंड 0,4, 2,0, 2,0 मतलब 2 है x पे, 0 है y पे, ठीक है, 2 है x पे मतलब यहाँ, यहाँ आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा था अपना, 0,4, 0,4 आ जाएगा यहाँ, मतलब पहली लाइन जा रही है अपनी ऐसे, यहाँ से इन दोनों के ऐसे पॉइंट्स को जोड़ती हुई ऐसे, यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है। दूसरा वाला ये हो गई लाइन 1, लाइन 2 का कलर ले लेते हैं ताकि पता लग जाए। लाइन 2 के लिए हमारा पॉइंट कौन सा था, पहला पॉइंट था 0,6, 0,6 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कौन सा पॉइंट था, 4,0, 4,0 आ रहा है यहाँ पे। सो ये है ऐसे, ये लाइन जा रही है ऐसे। अब देखो ये लाइन ऐसे जा रही है, तो हमें यहाँ से ग्राफ से क्या पता लग रहा है, मतलब यहाँ से तो थोड़ी ऐसे जा रही है, बट अगर देखा जाए तो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो हमें क्या पता लग रहा है, ये जो लाइंस है, हाँ ये जो लाइंस है, ये लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ओहो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, आंसर कोई नहीं आ रहा तो नो सॉल्यूशन है, बिल्कुल सही। और कुछ रहता है, पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन है, बस। और तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था इसमें, याद कर लो, अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो इनकंसिस्टेंट होंगी, अपना कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और अपना a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। यहाँ से हमारा ये भी चीज रिवाइज हो गई। तो ऐसे हम कोई भी चीज को ग्राफ में प्लॉट करके निकाल सकते हैं कि उसकी लाइंस कैसी हैं, वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ये सब भी चीज हम निकाल सकते हैं। और ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ग्राफ में प्लॉट करो और हमें उन लाइंस के बारे में चीजें बताओ, तो आप ये सब, अगर कोइंसाइड है तो उसके बारे में बता दो, इंटरसेक्टिंग है तो उसके बारे में बता दो, ठीक है भाई। तो अब इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो आप प्लॉट करोगे, ओहो, इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो आप प्लॉट करोगे और मुझे आंसर्स बताओगे, ठीक है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आगे के क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है, वो बड़े क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है भाई ये 2024 में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा ना पेचीदा क्वेश्चन है। क्यों, देखो अब ये लाइंस जो है हमारी, अगर आपको अच्छे से दिख रही हैं तो ये लाइंस ऐसी नहीं है, दोनों बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट मतलब इन द सेंस ऐसी नहीं है दोनों, ये ऐसी है थोड़ी सी, मतलब ऐसे कर्व पे जा रही है ऐसी, मतलब एक थोड़ी सी ऐसी है और दूसरी थोड़ी सी ऐसी है, मतलब देखने में तो ऐसा लगेगा कि हाँ पैरेलल है ये दोनों लाइनें, लेकिन पैरेलल नहीं है बेटा, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, कहते टू, हमारे यहाँ पे दिया हो द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन इज, हमें सही वैल्यू बतानी है। कईयों ने कहा होगा कि ये इनकंसिस्टेंट है, मुझे पता है कहा होगा, लेकिन ये आंसर है नहीं, इनकंसिस्टेंट नहीं है, बिकॉज ध्यान से देखो, अगर इनकंसिस्टेंट होती तो वो दोनों लाइनें ऐसी होती, एक लाइन होती ऐसी तो दूसरी लाइन भी ऐसी, ओहो उसके ऊपर ही बना दे, ओ गॉड, एक तो रेस होने में इतना टाइम लेता है। अगर देखो ओहो पंजाबी निकल गई, अगर देखो ये होती अपनी क्या पैरेलल होती, ठीक है, तो एक लाइन अगर ऐसी है तो दूसरी भी ऐसी ही होती, ऐसे ऐसे होती, ठीक है, अगर ये एक ऐसी है तो दूसरी भी ऐसी ही होती, बिल्कुल पैरेलल होती, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, जो बिल्कुल भी टच नहीं करती एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर एक लाइन थोड़ी सी ऐसे है तो दूसरी लाइन, ओहो, अगर एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन थोड़ी सी ऐसे है, अगर ऐसे हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन आगे जाके कहीं तो मीट होंगी, ठीक है। अगर मैं देखो तो ये लाइन ऐसे जा रही है तो ऐसे जाते 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 ऐसे जाते 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 यहाँ पे मीट हो रही है, ठीक है, मतलब ऐसे जा रही है। अगर ये दोनों लाइन ऐसे हैं थोड़ी सी, तो ऐसे अगर मैं इनको आगे खींचू 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 तो एक पॉइंट में जाके ये मीट हो रही है, मीट हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है बेटा, ये क्या है, कंसिस्टेंट। अगर ये मीट हो रही है तो इसका मतलब ये है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है और मीट हो रही है कहाँ पे, सिर्फ एक पॉइंट पे मीट हो रही है, देख लो सिर्फ एक पॉइंट पे, ऐसे हैं दोनों लाइंस, ठीक है, दोनों लाइंस कैसी हैं, दोनों लाइंस ऐसी हैं, एक थोड़ी सी ऐसी जा रही है, ठीक है, एक थोड़ी सी ऐसी है, मैंने थोड़ा इसे ज्यादा ऐसे कर दिया, दूर कर दिया ताकि समझ आ जाए। अगर ये ऐसी है तो ये ऐसे ऐसे जा रही है, आगे जा रही है, 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 जा रही है,
और ये ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। अब ये सिर्फ कहाँ मीट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही है, देखो सिर्फ एक पॉइंट, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, इसके बाद ये मीट नहीं करेंगी। यहाँ पर भी अगर देखो तो ऐसे जा रही है ना ऐसे, अब ये ऐसे जा रही है, यहाँ पे ये मीट कर रही है, इस पॉइंट पे ये मीट कर रही है, इसके बाद ये वाली लाइन ऐसे जाएगी और ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन आगे ऐसे जाएंगी, तो मतलब ये कंसिस्टेंट है और मीट कर रही है एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इनका है यूनिक सोल्यूशन विच इज वन सोल्यूशन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, नॉट ऑप्शन नंबर बी, नॉट ऑप्शन नंबर सी। ये है इसका करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, एक पेचीदा क्वेश्चन है, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले तो इनकंसिस्टेंट लगा देते हैं देखने से ही, ठीक है, कि भाई ऐसी लाइंस हैं, ठीक है, और क्या करेंगे, कई सोचेंगे कि नहीं नहीं, थोड़ा सा दिमाग जिनमें, ऐसा नहीं, मतलब जो एकदम देखेंगे और जज नहीं करेंगे वो इनकंसिस्टेंट कर देंगे, लेकिन जो देखेंगे और थोड़ा सा सोचेंगे ग्राफ के बारे में कि भाई नहीं, ये लाइंस बिल्कुल सीधी नहीं है, दोनों आपस में पैरेलल तो नहीं है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी टेढ़ी है, मतलब ये आगे जाके मीट हो जाएंगी और कंसिस्टेंट बन जाएंगी, है ना। तो वो क्या करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन लगा देंगे। लेकिन बेटा जो इनकंसिस्टेंट है वो कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता कभी, वो कंसिस्टेंट तो कभी हो ही नहीं सकता। ये देखो, अगर मैं कह रही हूँ ये दो लाइन मेरी इनकंसिस्टेंट है, ये दो लाइन मेरी इनकंसिस्टेंट है, तो ये कभी कंसिस्टेंट कैसे होंगी, बिकॉज ये तो ऐसे चलती जा रही है, बेचारी सीधी ही चलती जा रही है, दोनों ऐसे ऐसे ला 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 करके चलती जा रही हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं, ठीक है, लेकिन मीट नहीं कर रही कहीं पर भी, एक दूसरे को ऐसे हग नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे जा रही है, वो ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये इनकंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती कोई लाइन। सो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और इसे ध्यान में रखना, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है इसे ध्यान में रखना, ठीक है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है कि भाई द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब है बहुत सारे सॉल्यूशंस, मतलब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 एंड इक्वल टू c1 by c2। ठीक है भाई, अब देखो a1 by a2 में यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दो, a1 क्या होगा 3 होगा, a2 क्या होगा 6 होगा, a1 3 होगा, a2 6 होगा, ठीक है भाई, इक्वल्स टू b1 क्या होगा माइनस वाई है, मतलब -1, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे -k होगा, ठीक है। उसके बाद c क्या है, c की मर्जी, अगर c आपको इक्वल में लेना है लो, वरना इतना भी बहुत है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, k इधर जाएगा तो ये k और ये 2 उधर जाएगा 2, तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था भाई, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, प्यारा सा। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 2, ठीक है भाई। अब देखो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि b1 by b2 को c2 by c2 c1 by c2 के इक्वल करके देख लो, अगर चेक करना है, ये हो जाएगा -1 by -k इक्वल्स टू 8/16, ये भी होता 1/2, माइनस माइनस क्या, तो यहाँ पे भी k की वैल्यू आ गई 2, अगर क्रॉस चेक करना है, ठीक है भाई। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे होता आपके पास नो सोल्यूशन तो क्या करते, अपनी वो वाली वैल्यू लगा लेते, मतलब वो वाली रेशियो यूज करते। अगर होता अपने पास कौन सा वाला वन सोल्यूशन तो आपने वो वाली रेशियोज यूज कर लेते। मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है, चांसेस है। आगे क्या कहते हैं, अब यहाँ पे कहते हैं हमें यहाँ पे पैरेलल लाइंस बनानी है। पैरेलल लाइन का फॉर्मेट क्या होता है अपना, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। हमें ऐसे बनानी है, हमें एक अपनी इक्वेशन गिवन है, हमें दूसरी इक्वेशन चूज करनी है, ऐसी इक्वेशन चूज करनी है जिससे हमारी ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई, हमारी ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो, ठीक है भाई। अब देख लो यहाँ पे a1 by a2 b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 आना चाहिए। अगर मैं पहली इक्वेशन को लूं तो a1 by a2 आ जाएगा -1/3,
b1/b2 अगर माइनस माइनस है तो ये तो प्लस हो गया, ये तो 1/3 आ गया। नहीं 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 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो पहला तो ऑप्शन ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन पे जाओ, दूसरे ऑप्शन पे जाओगे तो अपना क्या होगा, पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन पे तो बिल्कुल ही नहीं है, बिकॉज a1/a2 ही नहीं आ रहा। सो बच्चा ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी विच इज द राइट आंसर। देख लो चाहे, ये माइनस माइनस है, ठीक है, ये हो जाएगा -1/3, ये यहाँ पे भी हो जाएगा -1/3, और वो 5 तो इक्वल आ ही नहीं रहा है, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो ठीक है भाई, अब आ गया हमारे पास एजेस वाले क्वेश्चन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी प्यारे से क्वेश्चन। चलते हैं, क्या कह रहे हैं, देखो वर्ड प्रॉब्लम्स को, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, पहले तो अपनी क्या कहते हैं, अपना माइंड को काम रखो, ठीक है, टेंशन मत लो अगर वर्ड प्रॉब्लम आ गई, आराम आराम से पढ़ो इक्वेशन को। अरे ऐसे नहीं है कि स्टेटमेंट को साथ में ही एक ही बार में सारी इक्वेशन पढ़ दिया, समझ नहीं आया, आराम आराम से उसको पार्ट्स करके पढ़ो, और जितना पढ़ रहे हो उतने की इंफॉर्मेशन निकाल के लिखो। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पढ़ू तो द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years more than 3 times the age of his son। बस इतनी ही पढ़ूंगी मैं, इससे आगे पढ़ूंगी ही नहीं, और इतने से जो इंफॉर्मेशन निकली है वो निकालूंगी। कहते जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, फादर की, वो 3 साल, 3 years मोर, 3 साल ज्यादा है सन के 3 times एज से, ठीक है। सो इससे मैं पहले तो लेट कर लेती हूँ प्रेजेंट एज ऑफ सन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन मैं मान लेती हूँ x है। तो वो क्या कह रहे हैं, फादर की एज होगी 3x, पहले तो 3 times द एज ऑफ सन, 3 times मतलब फादर की एज अगर मैं लूं 3 times मतलब 3x, एंड 3 years ज्यादा मतलब जितना उसका 3x है, 3x में भी 3 साल और बढ़ा दो, तो ये हो गई भाई फादर की एज, बस। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ए, अगर देखो फादर की एज तो एक तो घुमा फिरा के बताई भी है, और एक ये भी है ओरिजिनल, तो दोनों कर दो इक्वल, ये आ गई। कुछ था बताओ, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, वैसे ही घबराते हो, आराम से पढ़ो, और जो यहाँ पे लिखा है उसे लिखो। देखो जो जो उसने बोला कि भाई वो 3 साल ज्यादा है, हमने लिख दिया 3 साल ज्यादा है, किससे 3 साल ज्यादा है भाई, 3 times, 3 times the age of sun, 3 times the age of sun मतलब 3x, और हमें एक तो प्रेजेंट एज गिवन भी है, इसे इक्वल कर दिया। पहला क्या था पार्ट, फॉर्म लीनियर इक्वेशन हो गया भाई, पहला पार्ट डन। दूसरा क्या है, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, निकाल लेते हैं। अब देखो अगर इस 3 को इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा 3x, 42 - 3, 1 2 and 3, इट विल बी 39, ठीक है भाई। x इधर लेके आओ, 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 1 3, आ गई भाई सन की एज कितनी आ गई, 13 आ गई, खत्म। खत्म क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं। बस इस क्वेश्चंस पे क्या होता है, आपको अपनी इक्वेशन को सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, पढ़ना आना चाहिए, सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। सही तरीके से क्यों पढ़ना आना चाहिए भाई, अगर देखो आप सारी इक्वेशन को एक साथ ही पढ़ लोगे तो आपको समझ के आएगा, कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा, उल्टा टेंशन बढ़ेगी कि आखिर ये क्या है, 3 साल उससे मतलब 3 times भी है, 3 साल ज्यादा भी है, एज गिवन भी है, भाई ये क्या चल क्या रहा है, एक तरफ तो इसे घुमा फिरा के बताया हो, एक तरफ सीधा सीधा बताया हो। तो पहली बात तो अपना माइंड को हमेशा काम रखो, और आराम आराम से पढ़ो इक्वेशन, जितना बताया है उतना लिखो, और आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे निकल गया। यहीं पे क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब आया हुआ है लिखा नहीं है, चलो ये क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, रीसेंट बोर्ड्स पे भी रिपीट हो चुके हैं। कहते हैं द 2-digit नंबर इज सच दैट 10 digit exceed twice the unit digit by 2, ठीक है। अब इतना सुनो, बस इतना ही पढ़ो, इससे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं सबसे पहले तो a 2-digit नंबर is such that the 10th digit exceed twice the unit digit by 2, ठीक है। इसका मतलब पहले तो भाई अपना ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है, एक डिजिट को लिखने का, एक डिजिट को। अगर मैं कहूं मुझे 82 का ओरिजिनल फॉर्मेट बताओ, मैं कैसे लिखूंगी इसे, बहुत सिंपल है, आप कह दोगे 10 इंटू में कोई नंबर होगा प्लस में y, ठीक है। 10 इंटू में कोई नंबर मतलब 10 इंटू में 10 प्लेस का नंबर विच इज 8, प्लस में y मतलब यूनिट प्लेस
2, so it will be 80 plus 2 which will be 82. सही है भाई। अगर मैं कहूँ 83 का, आप कह दोगे 10 into 8 प्लस में 3, ठीक है भाई। 62 का 10 into 6 प्लस में 2। तो ये होता है एक नंबर को लिखने का फॉर्मेट। तो यहाँ से मुझे पता लग गया जो ओरिजिनल फॉर्मेट होगा मेरे नंबर को लिखने का, वो हो जाएगा मेरे पास 10x प्लस वाई। ये है ओरिजिनल, यहाँ पे लिख लो ओरिजिनल नंबर, ठीक है भाई। अब कहते हैं अ 2 डिजिट नंबर से 10th डिजिट जो है, जो अपनी 10th डिजिट है, 10th डिजिट मतलब x वाली। सो मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो अपनी x है 10th डिजिट, वो क्या है, एक्सीड्स ट्वाइस द यूनिट डिजिट। ट्वाइस द यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट का डबल, मतलब ट्वाइस द यूनिट डिजिट बाय 2। 2 में बाय 2 का मतलब प्लस में 2। एक्सीड कह रहा है ना, एक्सीड का मतलब प्लस होता है, ठीक है। एक्सीड का मतलब प्लस, तो प्लस 2 बस हो गया। अब यह क्या करो, x माइनस 2y कर लो इक्वल्स टू, पहली इक्वेशन निकल गई भाई, कुछ था ही नहीं। आगे क्या कह रहा है, इफ द डिजिट आर रिवर्स, डिजिट को रिवर्स कर दो, मतलब इन्हें बना दो 10y प्लस x। ये कौन सा है, ये रिवर्स। इफ द डिजिट आर रिवर्स द नंबर 5, कहते हैं द नंबर इज, यहाँ पे इज आएगा, द नंबर इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द सम नहीं, सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। कहते हैं अगर मैं इसको ले लूं, एक तो 10y प्लस x को ले लूं, ठीक है। क्या कह रही है, 10y प्लस x को ले लूं, ठीक है। साथ में 3 टाइम्स, किसका 3 टाइम्स कह रहे हैं, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट का 3 टाइम्स, मतलब सम ऑफ डिजिट का 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू में, 3 इंटू में सम ऑफ डिजिट ले लो x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई होंगे या y प्लस एक्स ले लो, मर्जी है, ठीक है। y प्लस एक्स ले लो चाहे, क्योंकि रिवर्सिंग के हिसाब से तो y प्लस एक्स ले लो। क्या है वो, 5 ज्यादा है, 5 मोर, 5 मोर। सो बड़े में से छोटा जब निकालते हैं तभी बड़ा आता है, बड़े में से छोटा निकालेंगे तभी आएगा। सो ये बड़ा होगा, ये छोटा, तो नेगेटिव, ठीक है। सो अब इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 3y प्लस माइनस माइनस 3x इक्वल टू 5। देख लो 10 में से 3 गए 7y, यहाँ से 3 में से 1 गया माइनस 2x इक्वल टू 5। इसे सही कर लो, इसे आगे ले आओ, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 5। या गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है हमें, हमें एक तो फ्रेम करनी थी लीनियर इक्वेशंस, हमने कर दी। एक ये रही इक्वेशन, एक ये रही, हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड क्या है, फाइंड द नंबर, नंबर निकालना है। अब पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ तक समझ आया अच्छे से? कुछ नहीं था, मैंने इक्वेशन पढ़ी और उसके बाद किया। इक्वेशन ने सबसे पहले तो नंबर्स की बात की, तो मैंने नंबर्स का ओरिजिनल फॉर्मेट लिख लिया कि ये होता है। अब उसके बाद जो इक्वेशन ने कहा, वो कहता है कि जो 10 डिजिट है, 10th डिजिट है, वो 2, एक तो ट्वाइस है अपनी 1st डिजिट का और 2 मोर है उसमें, तो मैंने लिख दिया। वहां से मेरी पहली इक्वेशन आ गई। बाद में कहता है अगर मैं उसी डिजिट को रिवर्स कर दूं, ठीक है, रिवर्स करने पे और उससे मैं माइनस कर दूं अपना y प्लस एक्स डिजिट इंटू 3, तो वो 5 होगा। तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे मेरे पास आ गई। आगे क्या करना है, आगे हमें नंबर निकालना है, निकाल लेते हैं भाई। मैं अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगे। क्या थी इक्वेशंस, x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 एंड मेरे पास थी माइनस 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 5, है ना, हाँ 5। अब मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, नंबर। नंबर मेरे पास है नहीं सेम, लेकिन मैं इसे बना सकती हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कर दो। ये अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, हो जाएगा 2x माइनस 2 2 4y इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 5, ऐसे ही रहेगा। साइंस पहले ही अपने ऑपोजिट है। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, 7 माइनस 4 करोगे तो आ जाएगा 3y, ठीक है भाई। 5 प्लस 4 करोगे तो 9, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है भाई। x की वैल्यू निकाल लो, किसी भी नंबर में पुट करो, x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ कर देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3 2 6 इक्वल्स टू x विल बी 8, x 8 आ गया। मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना था, ओरिजिनल नंबर निकालना था। ओरिजिनल नंबर का फॉर्मेट क्या था,
10x प्लस वाई, उसमें डाल दो, x की वैल्यू कितनी आएंगे 8 मतलब 80 प्लस 3, सो ओरिजिनल नंबर 83 एंड यहीं पे आंसर होता है पूरा। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन मानती हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत बारी पूछे गए हैं, सो स्टार मार्क के क्वेश्चन ले लो। ऐसे क्वेश्चंस 2025 में आए हुए हैं, 4 में आए हुए हैं, और ले लो 22 में भी बहुत बारी पूछे गए। मतलब ऐसे क्वेश्चंस एक बहुत प्यारे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ले लो, बेसिक ले लो, सब में आए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन रीजनिंग, वेलकम टू द असर्शन रीजनिंग। कब आई हुई है 2025 में ये वाली असर्शन रीजनिंग आई हुई है। क्या कह रहा है, कहते हैं एवरी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ। देखो सबसे पहले तो लीनियर कह रही हो अपनी असर्शन रीजनिंग, इन्हें करने का अपना क्या है, असर्शन रीजनिंग जब भी करोगे ना, इन्हें कैसे करोगे कि पहले तो असर्शन को पढ़ो, ठीक है, फिर रीजन को पढ़ो, फिर उन दोनों को जोड़ो आपस में, उन दोनों को क्या करो जोड़ो, कैसे, क्योंकि से जोड़ो, बट से जोड़ो, ठीक है, और जब जोड़ोगे तब आपको उससे अच्छा मीनिंग पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पे रीजन क्या है, कहते हैं द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसिस्ट ऑल पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है भाई, सही बात है बिल्कुल। क्या कह रहा है, कहते हैं अगर हम एक ग्राफ ले लीनियर इक्वेशन का, कोई भी लीनियर इक्वेशन का मैं ग्राफ लूं तो वो उन्हीं पॉइंट्स को लेगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बिल्कुल सही बात है, वो उन्हीं पॉइंट्स को तो लेगा। हम जब मैंने जब दिखाया था प्लॉट करते थे हम ग्राफ को, तो वहां पे वही पॉइंट्स आते थे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी पॉइंट्स आ गए, सिर्फ वही पॉइंट्स आएंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब रीजन तो बिल्कुल सही है। और क्या कह रहा है, every solution of a linear equation in two variable correspond to a point on its graph। बिल्कुल सही है, correspond होगा वो। सो यहाँ पे assertion भी सही है, रीजन भी। अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूं क्योंकि या फिर कुछ भी, तो रीजन अपना assertion को बिल्कुल सही बता रहा है, तो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका, विच इज assertion is true, reason is true and reason is correct explanation of assertion। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है assertion, कहते हैं द लाइन रिप्रेजेंटेड, ये अपने पास एक लाइन है 3x minus 2y equals to 6। कहते हैं रीजन द x इंटरसेप्ट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग y 0। ठीक है, y 0 ये भी था बट टाइप नहीं हुआ, टाइपिंग मिस्टेक है। कहते हैं अगर y को 0 पुट करेंगे तभी x इंटरसेप्ट निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, x इंटरसेप्ट मतलब x की वैल्यू तभी निकलेगी। अगर मैं y को पुट कर दूं 0 तो 3x will be 6 and x will be 2। बिल्कुल सही है, निकल रहा है भाई मेरा x, बिल्कुल सही निकल रहा है। अगर यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर मैं x की जगह, यहाँ पे y की जगह होता अगर x मान लो, x इक्वल्स टू 0, तो हमारा assertion क्या है, फिर अपना क्या होता है, रीजन अपना क्या हो जाता है, गलत। फिर हमारा रीजन क्या हो जाता है, गलत। रीजन बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x को ही 0 पुट कर दूंगी तो मेरा y इंटरसेप्ट निकल जाएगा रेदर देन x इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे मेरे assertion सही है, रीजन सही है, और रीजन बिल्कुल assertion के साथ है। सो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ गई हमारे पास अपनी केस स्टडी। केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी कब आई हुई है, 2024 में ये वाली केस स्टडी आई हुई है। कहते हैं स्टेशनरी शॉप में हम जा रहे हैं भाई, गए स्टेशनरी शॉप में, वेरी गुड। क्या ले रहे हैं, नोटबुक्स एंड पेंसिल, वाह वाह। कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक एंड 2 पेन इतना है, एंड द कॉस्ट ऑफ इतनी नोटबुक इतने पेन इतना है। हमें इक्वेशन निकालनी है, उन्हें ग्राफिकली बताना है, उनकी कॉस्ट निकालनी है, वेरीफाई करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार ये पढ़ो अच्छे से अपनी केस स्टडी में, एक मिनट। आई होप आपने केस स्टडी अच्छे से पढ़ ली होगी। क्या कह रही है केस स्टडी, कहते हैं कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स एंड पेन्स। पहले तो देख लो, लेट कर लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक x, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक रुपीज x, एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन रुपीज y। ठीक है,
x एंड y लेट कर लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं, कहते 3 नोटबुक एंड 2 पेन, 3 नोटबुक एंड 2 पेन, 3 नोटबुक 3 इंटू नोटबुक 2 पेन 2 इंटू y कितनी है 180, पहली इक्वेशन। दूसरा क्या है, दूसरा कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक एंड 4 पेन, 5 इंटू जितना भी नोटबुक एक नोटबुक का होगा इंटू 4 जितने भी एक पेन का होगा, कितना है वो 5 एंड 4 अपना है 300। ठीक है भाई, हमारा पहला पार्ट क्या था भाई, पहला पार्ट था अपने पास कि हमें निकालना है राइट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमने कर लिया, लीनियर इक्वेशंस हमने लिख दी है अपनी, है ना, ये रही दोनों की लीनियर इक्वेशन, ये आ गया अपना पहला वाला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है इन दोनों को ग्राफिकली प्लॉट करो। ग्राफिकली प्लॉट करना काम आपका है, क्या करोगे, x की कुछ वैल्यू डालो y निकल आएगा, ठीक है, y के कुछ वैल्यू डालो x निकल आएगा, दोनों में ऐसे करके प्लॉट करो उन्हें कि आखिर कौन सी लाइंस आ रही हैं, ठीक है। और मुझे ये भी बताना वो लाइंस इनकंसिस्टेंट है कंसिस्टेंट है, मतलब जो भी लाइंस आएंगी उनके बारे में सब कुछ आपने बताना है। सो सेकंड पार्ट इज होमवर्क फॉर यू, प्लॉटिंग, ठीक है, प्लॉट इट ऑन ग्राफ, ये आपके लिए है होमवर्क, ये वाला पार्ट है आपके लिए होमवर्क, ठीक है भाई, ठीक है। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ये क्या पार्ट है, ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक निकालना है, फोर्थ कह रहा है कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालना है, दोनों साथ में ही कर देते हैं हम, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड 1 नोटबुक, अगेन मैं यूज करूंगी एलिमिनेशन मेथड, मेरा मैंने कहा बायस को इसमें एलिमिनेशन कुछ ज्यादा ही, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या थी 5x 4y, ओहो बच गई, वरना तो ये पेन टूटता और फिर मेरी हड्डियां भी टूटती साथ में इसके। हाँ 300, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे एलिमिनेशन देखूं तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो सकता है 3 2 6x, नीचे 2 2 4y 180 प्लस 4y एंड 300, ये आ जाएगा, माइनस चाहिए, माइनस अभी माइनस में आएंगे फिर, सॉरी 180 नहीं होगा, ये भी तो 2 से होगा 360, हाँ ये गया, ये आ गया x यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे 60। सो x की वैल्यू आ गई 60, x की वैल्यू 60 मतलब एक नोटबुक की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 60, एक नोटबुक की वैल्यू कितनी आ गई ₹60। अगले में था एक पेन की वैल्यू निकालो, अब इस x को किसी भी इक्वेशन में डाल लो, डाल लेते हैं भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है, पहली इक्वेशन में डाल लेते हैं 3x मतलब 3 6 18, 180 2y सॉरी 180 प्लस 2y इक्वल्स टू 180, 180 में से 180 गया तो 0 ही आ जाएगा, सो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, सो मतलब एक पेन की वैल्यू है 0, बल्ले बल्ले भाई फ्री में पेन ले आए हम, फ्री में पेन मिला है हमें, ये इसकी वैल्यू है 0, ठीक है भाई, फ्री आ गया पेन। तो अब आगे का है वेरीफाई द सॉल्यूशन, वेरीफाई द सॉल्यूशन मतलब क्या है कि अपने जो भी x एंड y की वैल्यू आई है उन्हें इक्वेशन में पुट करो और वेरीफाई करो बस, ठीक है। पुट करके देख लो, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो इसका मतलब वो बिल्कुल सही है। ये वाला पार्ट भी क्या है आपके लिए होमवर्क। सो यहाँ पे केस स्टडी में मैंने आपको कितने पार्ट करा दिए, 3 पार्ट करा दिए, ये वाला पार्ट करा दिया, ये वाला पार्ट करा दिया, ये वाला पार्ट करा दिया, बाकी ये जो 2 पार्ट है ये है आपके लिए होमवर्क, ये करोगे आप। एक तो आपको पहला होमवर्क मिला था वो प्लॉटिंग मतलब ग्राफ वाले, 2 ये होमवर्क दे रही हूँ, बाकी जो मैंने बताया हुआ है एक और वीडियो है वो भी आपके लिए है होमवर्क। सो यहाँ पे आपको होमवर्क के अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल गया और हमने यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो जी यहीं पर अपनी ये वाली वीडियो, ये वाला चैप्टर, इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं खत्म। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है वो अच्छे से करना। देखो अभी टाइम हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, मैं ऐसे अगर पढ़ाने लग जाऊं तो 5 घंटे 6 घंटे बहुत लंबी वीडियो बना सकती हूँ बनाने के लिए, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आते हैं पेपर में उनकी प्रोबेबिलिटी है, जैसे मैंने कितने सारे करवाए, असर्शन रीजनिंग जो आ सकती है ऐसे रिलेटेड, मैंने क्वेश्चंस भी बता दिए कैसे कैसे आ सकते हैं आपको, वो मैंने करा दी है। बाकी अब आपके ऊपर है, बाकी आप भी अपनी प्रैक्टिस करो अपने एनसीईआरटी के। देखो एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो, अगर आपने एक्सरसाइज अच्छे से कर ली और उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स, तो
मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने एनसीईआरटी कर ली, एक्सरसाइज कर ली, ये वाली जो सीरीज चल रही है इनके सभी क्वेश्चंस को कर लिए, मोर देन सफिशिएंट है, आपको इतना ही आएगा, इससे बाहर तो पेपर आएगा ही नहीं। ठीक है भाई, अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, मैंने आपको केस स्टडी भी बता दी है कैसी आती है, असर्शन कैसे आते हैं, एमसीक्यू कैसे आते हैं। बाकी और क्वेश्चन आप अपनी तरफ से करिए, अच्छे से अपनी अपनी प्रैक्टिस करिए, अपने रिवीजन करिए और अच्छे अच्छे बोर्ड में अपने नंबर लाएं। तो यहीं पे हमारी वीडियो होती है खत्म, मिलेंगे आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।